हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। माय नेम इज पारितो शर्मा और आज आपका स्वागत है इस फैंटास्टिक लेक्चर में विच इज ब्रॉट टू यू बाय ईबीएफ, द इमर्जिंग बिजनेस फोरम। आप लोगों को तो पता ही है दैट ईबीएफ इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप एक इमर्जिंग बिजनेस ओनर हैं एंड यू रियली 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 वांट टू नेटवर्क एंड ग्रो योर बिजनेस, तो ईबीएफ से अच्छा नेटवर्क शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ज्वाइन ईबीएफ। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आज इस लेक्चर में मेरे साथ हैं हमारे ईबीएफ मेंबर एंड आज के हमारे प्रोफेसर रवि ठाकुर। रवि पिछले करीब 11 साल से एक एक्सपर्टीज बिल्ड करते आए हैं एंड दैट इज इन ई टेंडरिंग। ये ई टेंडरिंग का प्रोसेस बहुत क्रिटिकल होता है जब आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रहे होते हैं। और ई टेंडरिंग का प्रोसेस क्रिटिकल ही नहीं, बहुत मुश्किल भी है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो ऑफ कोर्स सारे के सारे लोग अपनी कंपनीज खोल के गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते बहुत ही आसानी से। रवि के पास ये जो एक्सपर्टीज है, ये बहुत सालों के बाद आई है और इन्होंने स्पेशल एक्सपर्टीज हासिल की है और बिल्ड की है ई टेंडरिंग प्रोसेस में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल गवर्नमेंट भी अपने जितनी भी प्रोक्योरमेंट करती है, जितने भी प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करती है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोक्योरमेंट होता है इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन। तो ई टेंडरिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जमाना गया जब सब कुछ पेपर वर्क की तरह होता था। आप किसी को पहले पैसे खिलाते थे एंड आपको काम हो जाता था, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब आपके सामने जेम पोर्टल आ गया है, अब आपके सामने और बहुत सारे और पोर्टल्स आ गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में पूरा डीमिस्टिफाई करेंगे, ब्रेक करेंगे, बिकॉज टुडे वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पहले भेजे हुए हैं, आई हैव देम विद मी। एंड ऑफ कोर्स रवि ने हमें हेल्प किया है इस पूरे के पूरे लेक्चर को क्यूरेट करने के लिए। सो रवि, वेलकम ऑफ कोर्स एज एन एक्सपर्ट एंड एज एन ईबीएफ मेंबर एज वेल। अ, सबसे पहले सर, मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। और ये बहुत ही बढ़िया मौका आपने दिया अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताने के लिए। मैं कंसल्टेंट ई टेंडर रवि, और मैं ई टेंडर की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आप बताएं, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 11 इयर्स इस फील्ड में है, और जो मेरा एक्सपर्टीज है। और ई टेंडरिंग जो है वो गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट होता आ रहा है लगभग काफी समय से। और ये चीजें जो हैं इतनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं वास्ट लेवल पे गवर्नमेंट में, जिससे कि गवर्नमेंट के सारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैं वो डिजिटल मोड में किए जाएं। और जिसकी वजह से जो सप्लायर्स हैं या बिडर्स हैं या नए एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना सरकार के साथ व्यापार करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स या अपनी जो जिस तरह की उनके पास क्राइटेरिया है एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो अपने उन पार्टिकुलर टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके अपनी क्रेडेंशियल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। क्रेडेंशियल्स इट मीन्स कि उनका जो वर्क कल्चर है, वर्क नेचर ऑफ वर्क है, वो और ये सारी चीजें हैं, वो अपना स्किल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करके, अपनी टेक्नोलॉजी या अपने वर्क सारे गवर्नमेंट के साथ शेयर करके उनके प्रोजेक्ट्स में अच्छा से अच्छा कंपटीशन ला करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। गॉट तो इट, गॉट इट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पूरे लेक्चर को ना थोड़ा और क्यूरेट करके ब्रेक डाउन करते हैं ताकि सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए इसको समझना। यस, यस सर। मुझे एक बात पता है कि आपने बहुत लोगों को ट्रेन किया है। आपने ना जाने कितने ही लोगों को नागालैंड को, कोहिमा, न जाने कहाँ कहाँ जाके आपने ऑलमोस्ट भारत देश में हर जगह ही आपने लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, यस जिसमें सर। प्राइवेट कंपनीज भी हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो सबसे पहले हमें ये बताइए, ये ई टेंडरिंग क्या होता है? व्हाट इज ई टेंडरिंग? सर, अगर एक लेमन की भाषा में बात करें, तो जैसे हम अपने घर की चीजों को परचेस करने के लिए जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि एक शॉप विजिट करते हैं या दूसरी शॉप विजिट करते हैं, जिस दुकान पर या तीसरी शॉप विजिट करते हैं, तो जिस दुकान पर हमें सबसे अच्छा रेट मिलता है और चीजें जो हमें रिक्वायर होती हैं, उससे हम
कम में, चाहे छोटी सर्विस हो, चाहे छोटे प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़े प्रोडक्ट हो, उनका एक मॉड्यूल क्या होता है कि उससे गुजरना पड़ता है, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है। और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पार्ट ही है टेंडरिंग। टेंडरिंग टेंडरिंग आज टेक्नोलॉजी तो पहले नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है जिसकी जिसकी मदद से सारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं डिजिटल मोड में काम कर रही हैं, और उनके टेंडर्स भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए जा रहे हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं। और टेंडरिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, कि लोएस्ट वन, जो पार्टिसिपेंट, जो सप्लायर अपना सबसे कम रेट प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल बिड में उसके L1 रेट होते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बिडर को टेंडर अवार्ड करती है, जिसको टेंडर कहते हैं। और गॉट इट। तो एक तो हो गया ई टेंडर, एंड देन अलोंग साइड एक और टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं ई ऑक्शन। तो ये ऑक्शन क्या है फिर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम अ टेंडर? यस सर। सर जैसे कि तो अभी ट्रेडिशनल मोड के बारे में बताया, तो उन्हीं सभी चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली इम्प्लीमेंट करके थ्रू द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ प्राइवेट एंटिटीज हैं, कुछ सरकारी एंटिटीज हैं, जिनके सॉफ्टवेयर से प्रोक्योरमेंट होता है। तो जैसे ऑक्शंस क्या होता है कि सर वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे मूवीज में हम देखते हैं, कभी कभी मूवीज में हमने देखा होगा कि आप रेट बताते हैं, किसी ने कहा 100 रुपीज, किसी ने कहा नहीं 105 रुपीज, किसी ने कहा 110 रुपीज, जो हम मूवीज में देखे हैं। लेकिन गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट एंटिटीज अपने प्रोडक्ट को, अपने जो उनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके रेट मार्केट में हाई से हाई वैल्यू में मिल सकते हैं, तो उनके लिए ऑक्शंस निकालती है। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में आने पर उसे ई ऑक्शंस कहते हैं। ई ऑक्शंस का मतलब सर होता है कि जिसने एक प्रोडक्ट मैंने रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रैप, जिनका स्क्रैप का बिजनेस है, या रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी स्क्रैप होता है, या और भी कंपनीज होती है, स्टील कंपनीज होती है, जिनके पास काफी स्क्रैप होता है, तो वो अपने स्क्रैप को सेल करना चाहते हैं परचेजर्स को। तो उनका एक रिजर्व प्राइस होता है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये स्क्रैप जो है, या जो भी प्रोडक्ट उनको सेल करना है जो उनके यूज की नहीं है, तो उनका एक रिजर्व प्राइस होता है। जैसे उन्होंने अपना रिजर्व प्राइस 100 रुपीज रखा और उन्हें कहा कि इस प्राइस के ऊपर ही बिड हमको मिलेगा, तब देन वी विल सेल दिस प्रोडक्ट। तो उसमें अगर जो बायर हैं, उनको बायर को नंबर ऑफ मतलब कि जो सेलर हैं, उनको नंबर ऑफ बायर्स मिल जाते हैं और मार्केट में कंपटीशन आता है, और एक इंक्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से उनका रेट बढ़ते रहता है, जिसको फॉरवर्ड ऑक्शन कहते हैं। और उसके ठीक विपरीत रिवर्स ऑक्शन होता है। जैसे मैंने टेंडर कॉल किया, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज में होता है, स्टील कंपनीज में होता है, जो रॉ मटेरियल खरीदती हैं, उनका एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल में दो, जैसे मुझे एक बॉयलर बनाना है, तो बॉयलर बनाने के लिए जो प्राइमरी चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मेरे पास सप्लायर हैं। अब क्या है कि मार्केट में मुझे रेट पता नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट का क्या रेट है, तो मैंने एक अपने हिसाब से, अपने एस्टिमेट से, अपने प्रोक्योरमेंट टीम से मैंने कहा कि भाई एक इसका रेट आप जनरेट करो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मैंने रखा कि रॉ मटेरियल का पर केजी 100 रुपीज मैंने रखा। लेकिन क्या हुआ कि 100 रुपीज रखा, और ट्रेडिशनल मोड में क्या होता था, जैसे मेरा कोई जान पहचान है, मेरा डियर वंस है, तो मैंने उसको बिड अवार्ड कर दिया, भाई तू ही, अब भाई आप ही माल सप्लाई करो। लेकिन आपका एक और बंदा है, बोले नहीं ये तो मैं तो 99 रुपए में दे सकता हूँ। एक बंदे ने कहा कि नहीं मैं तो 98 में ही दे सकता हूँ पर केजी। तो क्या होता है कि हम 100 रुपीज पर अपना ऑक्शन स्टार्ट करते हैं और उसको रिवर्स मोड में लाते हैं। रिवर्स मोड में लाने का मतलब ये 4-5 बिडर जो रेडी हो गए कि हाँ मैं बिड में पार्टिसिपेट करूंगा, तो उनके पास लिंक जाता है, देन 100 रुपीज पर बिडिंग स्टार्ट होती है, और उल्टे माने रिवर्स मोड में बिडिंग होती है, और बेसिकली प्राइस लो कर रहे हैं वो। प्राइस लो कर रहे हैं, गॉट इट, गॉट इट। तो मेंटेनिंग मेंटेनिंग ऑल द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ऑल द जो चीजें मेंटेन करते हुए, और जिसका L1 रेट आता है उनको ही बिड अवार्ड किया जाता है। अगर सपोज अगर 100 रुपीज के ऊपर अगर 5 रुपए भी बचते हैं, तो जो
परचेजर है वो 5 रुपए ही उसके लिए काफी हो जाता है अगर नंबर ऑफ यूनिट्स काफी है। करेक्ट, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो इसी के अराउंड आजकल एक बहुत यूजुअली यूज टर्म है कॉल्ड जेम पोर्टल। यस सर, यस तो सर। ये ई ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन और ये जेम पोर्टल क्या है? हाउ डज इट कम इनटू द पिक्चर? सर जैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टल थे या हैं उन पर चीजें चीजें क्या होती हैं कि बिडिंग होता है, लेकिन जेम पोर्टल बहुत ही वास्ट है। इसमें इसमें प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या और भी जो रिक्वायरमेंट होती हैं काफी आसानी से इसमें मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज इसमें जैसे गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रही है तो उसमें उनका कैटलॉग बनाना होता है। तो कैटलॉग अगर वेबसाइट पर रहेगा तो उसमें पता रहता है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट होता है ओनली प्रोडक्ट के लिए, और सर्विस होता है जैसे कि मैन पावर सर्विस या सिक्योरिटी सर्विस या आपके पास पेस्ट कंट्रोल की सर्विस है तो वो सर्विस, या आप जिस तरह की भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल स्कैनिंग सर्विस, मतलब जो सर्विस से बिलोंग करता है। या कहीं कहीं तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर में भी काफी सप्लाई के लिए लोग परचेस, मतलब गवर्नमेंट बिड निकाल रही है कि अपने आपके प्लांटेशन का बिजनेस है तो आप प्लांट भी हमको सप्लाई कर सकते हैं। या आजकल सबसे बड़ा चल रहा है हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स वन नेशन वन प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मोटो है वो भी चल रहा है। तो इस पर क्या हो रहा है कि मैं जो मेरा एनालिसिस है मैं देख रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो जेम से ही सारी चीजें परचेस कर रही है। लेकिन लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि मेनी पीपल जो सप्लायर हैं वो इसके बारे में अवेयर नहीं है, और अवेयरनेस होने के बावजूद भी इसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज इतना होती है कि उनके पास काफी नॉलेज नहीं है, जिससे इस इन सभी चीजों को मतलब कि कंप्लीट वो करके। वो अच्छे से अप्लाई कर सकें एंड ऑफ कोर्स हाँ उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए। जी 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 जी। करेक्ट। तो यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट लर्निंग और एक इम्पोर्टेंट मैं माइलस्टोन एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ अपने सारे ईबीएफ मेंबर्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स जो भी लेक्चर देखेंगे, एंड दैट इज कि मान लीजिए कि अगर मैं आज एक हैंडीक्राफ्ट क्रिएटर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, छोटे स्केल का हो सकता है, मैं बहुत छोटे स्केल पे काम करता हूँ, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं झारखंड में, कहीं बिहार में, कहीं गुड़गांव में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, गुरुग्राम में। और मुझे नहीं आता मान लीजिए ये प्रोसेस, राइट? और आजकल ये भी है कि भाई हम एरे गरे किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी पे भी ट्रस्ट करना। कोई भी हमारा पैसा लेके जा सकता है, और आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई भी इंसान जो एक छोटा बिजनेस ओनर है, या फिर जैसे हम कहते हैं इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स, राइट, कैन दे कम टू यू? क्या वो आपके पास आ सकते हैं? क्या आप उनको इंडिविजुअल लेवल पे भी कैन यू हेल्प देम? और क्या आप कंसल्टिंग लेकर, या फिर कैन दे सॉर्ट ऑफ वर्क विद यू? इन व्हाट वे कैन दे वर्क विद यू सच दैट उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए और एक बार वो अपना कैटलॉग लिस्ट कर दें जेम पोर्टल पे? सर स्पेशली जो उनका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट अपने हिसाब से जेम पर लिस्ट कर सकते हैं, और उनका कैटलॉग बनाना होता है। हर एक प्रोडक्ट का उनका फोटोग्राफ्स, 2-3 फोटोग्राफ डालने होते हैं। पहले तो उनको जेम पर अपना आईडी जनरेट करना पड़ेगा। आईडी जनरेट करने के बाद उनका अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, या कहीं कहीं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहां पर भी हैंडीक्राफ्ट्स का उपयोग यूज होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि बैग्स, जूट के बैग्स हों, करेक्ट। या बैम्बू प्रोडक्ट्स हों, तो वो भी वहाँ पे जो सप्लायर है लिस्ट कर सकते हैं। या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बैम्बू के बोटल्स भी आजकल बन रहे हैं, तो वो भी अपना लिस्ट कर सकते हैं। या हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा कोई भी सर्विस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सारी चीजें जेम से आप सप्लाई कर सकते हैं आजकल तो फ्री। क्या एक छोटा बिजनेस ओनर भी आपके साथ काम कर सकता है? सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाँ रियली अंडरस्टैंड हियर। सर, वो ये सर वो कर सकता है कहीं भी, इंडिया में कहीं भी हो। वो अपना आईडी जनरेट करवाए, अपना लिस्टिंग करवाए और अपने बिड पार्टिसिपेट करे।
गॉट इट। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप जैसा इंसान, सो फॉर एग्जांपल आपके पास आज 11 साल का एक्सपीरियंस है, क्या आप जी। छोटे बिजनेस ओनर्स के साथ भी काम करते हैं, और डू यस यू सर। ओनली वर्क विद वेरी लार्ज फोक्स? नहीं नहीं, मैं छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, सबको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। मेरा मोटो है, जैसे जो आपका मोटो आप लेके चल रहे हैं, एसएमईज को आगे बढ़ाना, या जी। आपका जो इमर्जिंग करेक्ट। करेक्ट। ये सारी चीजें हैं, तो गॉट वही इट। वही वही मोटो मैं भी लेके चल रहा हूँ। और ऐसा, चाहे छोटे हो बिजनेस ओनर्स हो, चाहे बड़े बिजनेस ओनर्स हो, सबको सपोर्ट मिलता है मेरे तरफ से। और गॉट इट। और ये सो लेट्स जस्ट से दैट इसी मोमेंट पे अगर किसी को आपको रीच आउट करना हो, तो हाउ डू पीपल रीच आउट टू यू? क्या आपका कोई विल यू शेयर अ फोन नंबर, और विल यू शेयर एन ईमेल आईडी जो हम इस वीडियो के साथ दे देंगे, या फिर हाउ डू पीपल रीच आउट टू यू? मेरा सर व्हाट्सएप नंबर है, और गॉट ईमेल इट। आईडी है, या मेरा यूट्यूब पे भी थोड़ा। फैंटास्टिक। तो हम इस लेक्चर के साथ आपका व्हाट्सएप नंबर एंड आपका ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, एंड ऑफ कोर्स पीपल विल बी एबल टू रीच आउट टू यू, राइट? मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी ई टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू करने से पहले, मान लीजिए मैं एक वेंडर हूँ, किसी भी चीज का वेंडर हूँ, राइट, और मुझे किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना है, ई टेंडरिंग प्रोसेस में जाना है, उसके लिए पहली कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मुझे किन चीजों के साथ तैयार होना चाहिए? सर बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा, और इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अम, सर नंबर ऑफ पोर्टल्स हैं, प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं। जेम पर जो चीजें अवेलेबल नहीं हैं, उसके लिए अलग नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के पोर्टल्स हैं, या कुछ प्राइवेट पोर्टल्स हैं। तो सबसे पहले सर उस पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, या एलएलपी हो, या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके पोर्टल्स पर आपको लिस्ट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट सर होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये कुछ कंपनीज हैं जिनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, cca.gov.in पर लिस्ट मिल जाता है, और वो डीएससी मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। अब ओके। डिपेंड करता है सर कि आप जब डिजिटल सिग्नेचर परचेज करते हैं, पोर्टल्स, नंबर ऑफ पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स की कंपेटेबिलिटी, डिजिटल सिग्नेचर की क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, ओनली सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर विद इंक्रिप्शन चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक बिल्डर को पता नहीं होता है, जो शुरू शुरू में अपना गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना चाहता है, या टेंडरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो सबसे पहले तो उनको डिजिटल सिग्नेचर परचेस करना होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर होते हैं, सरकारी वेबसाइट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड या एड्ज मोड पर ही बहुत सारी वेबसाइट्स कंपेटेबिलिटी उनकी करानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इंटरेस्टिंग। प्राइमरी रिक्वायरमेंट डिजिटल सिग्नेचर हो, उसके साथ उनका रजिस्ट्रेशन हो, आईडी पासवर्ड जनरेशन हो, तो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जैसे बिड में, जिनको बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले उनको, जो टेंडर है, उनको टेंडर को सर्च करके क्या रिक्वायरमेंट है उस बिड की, टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्या है, उस हिसाब से उनको पेपर बनाने पड़ते हैं। देन ही विल हैव टू पुट द बिड ऑनलाइन। अब मैं बात करूंगा कौन कौन से पोर्टल अवेलेबल हैं। जैसे रेलवे के पोर्टल्स हैं, इंडियन रेलवे के पोर्टल्स हैं, या एनआईसी के पोर्टल्स हैं, या और भी प्राइवेट और कंपनीज हैं जिनका मैं नाम लेना सही नहीं समझूंगा। तो उनके पोर्टल्स हैं, पर बिडर जब बिड करने जाएगा तो उनको पता नहीं है कि क्या चाहिए। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और हम इसको एज ए कंसल्टेंसी में प्रोवाइड भी करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो एक तो जेम पोर्टल हो गया जहां पे काफी सारी सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स से प्रोक्योर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जैसे इंडियन रेलवेज का एक अलग पोर्टल है, तो क्या अब आज भी सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पोर्टल्स हैं, या फिर सब कुछ अब सेंट्रलाइज हो गया है जेम पोर्टल पे ही? हाउ हाउ डज इट वर्क? सर स्टेट के, जो भी स्टेट हैं, स्पेशली जो सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं, वो उनके अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं। सेंट्रल के अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। सेंट्रल के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, eprocure.gov.in, etenders.gov.in। जैसे मैं एग्जांपल लूं, वेस्ट बंगाल के बारे में डब्ल्यू टेंडर्स उनका है, wtenders.gov.in। पर अभी हो क्या रहा है कि जो ये सारे जो भी टेंडर हैं,
धीरे 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 जेम पर मूव करते जा रहे हैं। गॉट इट। तो अब कुछ कुछ चीजें जेम पर नहीं है, जिसकी वजह से फिलहाल अभी ई टेंडरिंग की जो सर्विसेज चल रही हैं एनआईसी के पोर्टल्स पर भी चल रही हैं। तो ये चीजें एक आम बिडर को या जो एक्सपीरियंस बिडर भी है उनको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैं बताना चाहूंगा, रेलवे जो आईआरएफ्स की वेबसाइट है, इंडियन रेलवे प्रिक्योरमेंट सिस्टम की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर अभी हमने ऑक्शन के बारे में बात किया। तो ऑक्शन जैसे पहले क्या होता था, अर्निंग एंड लीजिंग की जो सर्विसेज होती थी वहां पर। अर्निंग एंड लीजिंग का मतलब होता है मैंने लीज पर लिया हुआ है, मैंने लीज पर जैसे आजकल फूड प्लाजाज हैं या एग्जीक्यूटिव लॉन्ज हैं या छोटे छोटे हम स्टेशन पे जाते हैं तो पार्किंग जनरल हो गई। पार्किंग हुई या माइनर यूनिट स्टॉल्स हो गई। तो ये सारी चीजें ई ऑप्शंस में चल रही हैं और गवर्नमेंट को इससे फायदा भी हो रहा है क्योंकि कंपटीशन मार्केट में आ रहा है और जिससे जिससे लीजिंग का जो रेट है काफी हाई हो रहा है और गवर्नमेंट को इससे सेविंग भी हो रही है। पर दिक्कत ये है कि सर जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या जो उसमें अपना व्यापार करना चाहते हैं उनको मालूम ही नहीं है सर प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म। उनमें डिजिटल सिग्नेचर की कैटेगरी कुछ और होती है, उनमें बहुत सारी तरह की डिजिटल सिग्नेचर होती हैं, इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होता है। तो किसकी वेबसाइट की किस डिजिटल सिग्नेचर से कंपेटेबिलिटी है पता नहीं होता है। बिल्डर और इसमें इसके कारण क्या ऐसा भी हो सकता है, और एंड दिस माइट साउंड एज अ वेरी लेम क्वेश्चन, बहुत ऐसा लगेगा कि पारितोष को कुछ भी नहीं पता और शायद मुझे जेन्युइनली इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैंने किसी टेंडर, मेरी एक कंपनी है और मैं किसी सरकारी टेंडर में अप्लाई करना चाहता हूँ, और मान लीजिए कि मैंने किसी टेंडर में अप्लाई किया और एप्लीकेशन भरते समय, लेट्स से उसकी एक पर्टिकुलर डेट होगी ऑफ कोर्स हर एक टेंडर की, राइट? फॉर सम रीजन मैं नहीं भर पाया, या फिर कुछ मुझे ऐसा पता था जो कंप्लीटली मुझसे मिस हो गया। तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है कि क्या फिर मेरा नुकसान हो जाता है? मतलब जो मैंने पैसा लगाया होगा मान लीजिए टेंडर भरते वक्त, क्या वो रिफंड होता है? हाउ डज इट वर्क? ये क्या सरकार के साथ काम करते वक्त कैसे होता है ये सब कुछ? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बिड में मुझे पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले मुझे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ठीक है। पर अगर लेमैन की भाषा में मैं बात करूं तो जैसे मुझे किसी क्लास में एडमिशन लेना है, क्लास 10 में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्लास 10 9 पास किया हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्म हम जब परचेस करते हैं तो हमें फी देना पड़ता है, टेंडर माने फॉर्म फी। उसी तरह अगर हम बिड में पार्टिसिपेट करें तो सबसे पहले टेंडर कॉस्ट होता है, टेंडर ओके। कॉस्ट। उसके बाद होता है एक सिक्योरिटी मनी, बिड के हिसाब से 2%। पहले तो काफी हाई थी, 10% थी, लेकिन कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बिडर्स के लिए काफी सहायता दिया और 2% अभी किया हुआ है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट वैल्यू का 2% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है और वो डिपेंड करता है पोर्टल्स के पेमेंट गेटवे से डायरेक्टली रिस्पेक्टिव टेंडर अथॉरिटी के पास वो ईएमडी चला जाता है जब बिड करते हैं। तो सपोज जैसे मैंने आपने कहा कि आप बिड कर रहे हैं, तो आप बिड करने के लिए आपने एलिजिबिलिटी देख ली, अपनी सारी चीजें प्रिपेयर करके आपने रख लिया और बिड आपको करना है। तो बिड करते समय सबसे पहले तो जब लॉगिन करके अपनी आईडी से डिजिटल सिग्नेचर से आप लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले टेंडर कॉस्ट उनको पे करना पड़ेगा थ्रू उनके नेट बैंकिंग या जो भी उनके पेमेंट गेटवेज हैं अपने आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट से। उसके बाद अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो 2% है वो भी आपको पे करना पड़ेगा और आपने बिड सबमिट करना पड़ेगा। टेक्निकल बिड टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड आपने सबमिट किया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको अगर बिड नहीं मिला तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले तो आपने बिड सबमिट किया पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम, जो उसका एंड टाइम है, उस टाइम के बाद टाइम अगर एंड हो गया तो उसके बाद कोई बिड सबमिट नहीं कर सकता। जो श्योर। एक जो एक रूल है प्रोक्योरमेंट का। और बिड जैसे सबमिट हो गया तो क्या होता है कि ओपनिंग के समय जो टेंडर कमेटी में जो ऑफिसर्स होते हैं या टेंडर अथॉरिटी की जो टेंडर कमेटी होती है उसमें 2 लेवल या 3 लेवल की ओपनिंग होती है, जिसमें 2 डीएससी यूज होती है या 3 डीएससी एक साथ यूज होती है। तो ओपनिंग के बाद टेक्निकल एवेल्युएशन होता है, टेक्निकल एवेल्युएशन के बाद टेक्निकल
के बाद आपका टेक्निकल बिड फाइनल अगर हो गया तो फिर आप फाइनेंस में आप आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंस में अगर रेट आपको लगा कि हाँ यू हैव पुट द एग्जैक्ट रेट और रेट एक्सेप्ट होता है और आपका जो मैंने कहा टेंडर लोएस्ट वन आपका रेट हुआ, देन यू विल गेट द अवार्ड लेटर और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर वर्क में आपने पार्टिसिपेट किया। अब रही बात की जो जो बिडर जिनका रेट L1 नहीं हुआ, तो जैसे ही अवार्ड लेटर मिलता है या अवार्ड लेटर ऑनलाइन दिया जाता है तो जो ईएमडी की अमाउंट होती है रिस्पेक्टिव अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है। गॉट इट, हाँ, गॉट इट। पर ये क्या होता है कि एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर जो टेंडर का लाइफ साइकिल होता है उस लाइफ साइकिल के बीच में ये सारी चीजें होती हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि हमारे पैसे का क्या हुआ। तो काफी स्मूथ प्रोसेस अभी होता जा रहा है। तो गॉट एक इट, नए गॉट इट। लीडर नए एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए अगर सरकार के साथ वो अपना व्यापार करना चाहता है तो बहुत ही मतलब पहले जैसा नहीं है कि चीजें पजल्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप कर सकते हैं। बट मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए भी वाइल डिजिटल होने के कारण शायद प्रोसेस आसान हो, लेकिन फिर भी इसमें नॉलेज इतना ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक जी स्टेप पर आप फॉल्टर कर सकते हो। आप जी। अपना नुकसान क्यों करो भाई? इससे हम्म। ज्यादा अच्छा तो ये बात है जब आप ऑलरेडी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हो सकता है, 5 करोड़, 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बिड कर रहे हो, तो भाई बेटर बेटर तो यही है कि आप किसी एक्सपीरियंस इंसान को अपने साथ अपनी टीम में ले लो, यस। एंड यू गेट द वर्क डन। अब उसी के साथ मेरा एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि आपने फॉर एग्जाम्पल इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है। आई थिंक आपने न जाने कितने सैकड़ों लोगों को ट्रेन किया होगा ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो जनरली किसी भी कंपनी के लिए, लेट्स जस्ट से कि थोड़ा एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है या एक अच्छी कंपनी है, उनके लिए ज्यादा एफिशिएंट क्या होता है? कि क्या वो इन हाउस कोई ई टेंडरिंग के लिए फुल टाइम रिसोर्स रख लें, या फिर क्योंकि कई बार वो फुल टाइम रिसोर्स जनरली एम्प्लॉय माइंडसेट के जो लोग होते हैं, कई बार अपनी ना स्किल्स वो ब्रश अप नहीं कर पाते, राइट? तो वो अपडेटेड नहीं होते हैं। लेकिन आप तो एक एंटरप्रेन्योर हो भाई, आपको तो दिन रात अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ही अपडेटेड नहीं होगे तो आपको तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, यस सर, यस राइट? यस सर। तो सही एफिशिएंट तरीका क्या है? सही एफिशिएंट तरीका यह है कि मैं फुल टाइम किसी को हायर कर दूं जो जो मेरे टेंडर्स अप्लाई करता रहे, टेंडरिंग वगैरह करता रहे, या फिर मैं आपके जैसे किसी इंसान के साथ काम करूं हु इज कंसिस्टेंटली अपडेटेड, एंड आप कुछ समय के लिए बस, आप मेरे लिए कोई फिक्स कॉस्ट नहीं हो, आप बस कुछ समय के लिए आओगे, मुझे हेल्प करोगे टेंडर फिल करने में, फाइल करने में, एंड देन आप अपनी तरफ से ले जाओगे। सो व्हाट्स द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू दिस? सर बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। सर मैं ये एक ट्रेंड देख रहा हूँ मार्केट में फॉर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोक्योरमेंट टीम है उस प्रोक्योरमेंट टीम में लोग हैं जो जनरल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिडिंग करते हैं या प्रोजेक्ट लेते हैं या प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है गवर्नमेंट के साथ बिडिंग करके टेंडर में पार्टिसिपेट करने का, तो उनके पास नॉलेज काफी कम है। और वो अगर प्रोक्योरमेंट टीम में अगर कोई बिड मैनेजर या ऐसे स्किल्ड रखते भी हैं, तो होता क्या है कि जैसे मैं आपकी कंपनी में हूँ एज ए बिड मैनेजर, और मैं तो आपकी कंपनी में हमेशा के लिए तो नहीं हूँ, मेरा जब भी मन करेगा मैं आपके छोड़ कर जा सकता हूँ। तो जो बंदा काम कर रहा है वो ऐसा हो सकता है कि आप जिस कंपनी में जाएं वो आपकी जो करंट कंपनी है वो आपकी कंपटीटर हो, और आप ABCDXYZ सारी इस कंपनी के बारे में जान रहे हैं जिसमें आप अभी हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड देख रहा हूँ, दे आर आउटसोर्सिंग, डूइंग आउटसोर्स। हम्म। और मैं कुछ कंपनीज का काम करता भी हूँ, उनका नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा। ऑफ तो कोर्स। तो ये ट्रेंड है, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो अपने टीम में बिड मैनेजर रखते हैं, बिडिंग होता है, लेकिन उनके पास भी काफी स्किल्स उतना नहीं है कि अगर कोई एट द एंड ऑफ द टाइम कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो उनके किसके पास जाएंगे। इतना मतलब इंस्टेंट एक्शन और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अब
प्रॉब्लम्स वहां होती है कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर आप लॉगिन किए हैं, आपका डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन पर रन ही नहीं हो रहा है। उस समय आपको चाहिए कि भाई कोई फटाफट जावा के साथ कंपेटेबिलिटी करके फटाफट उनका लॉगिन करे और रेट फटाफट फिल हो जाए। तो अगर वो चाहते हैं कि आउटसोर्स करें अपनी ई टेंडरिंग की फैसिलिटी से जब बिड करते हैं तो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। और ये वो चाहते हैं कि सर्विस लें टाइम टू टाइम, या कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं देख रहा हूँ कि अपनी प्रोक्योरमेंट टीम को ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, ट्रेनिंग की उनको प्रोसेस ट्रेनिंग। क्योंकि क्या होता है कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को नॉलेज तो काफी होता है, लेकिन उनके पास टेंडरिंग के बारे में कहीं कोई कोर्सेज पढ़ाया नहीं जाता। जब मार्केट में आते हैं, प्रिपेयरमेंट टीम में आते हैं, तो उनको टेंडर के बारे में नॉलेज होता है, ज्ञान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कंप्लीट उनको पता नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को जो डिफिकल्टीज हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ट्रेनिंग लें, या आउटसोर्स भी कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम हेल्प भी ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सो इफेक्टिवली मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि अलॉट मोर एफिशिएंट। आपने ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस बताया जो शायद मैंने भी नहीं सोचा था, कि मान लीजिए अगर मेरी टीम में कोई एम्प्लॉय है, वो आज छोड़ के चला जाता है, टेंडरिंग प्रोसेस मान लीजिए यस, वो टेकअप कर रहा है और वो मेरे किसी कंपेटिटर के पास जाता है, राइट? यस। तो चांसेस आर हाई कि अब उसको पता होगा कि भाई मैं क्या प्राइस बिड कर रहा हूँ, राइट? हाँ, एंड ऑफ कोर्स एथिक्स की बाउंड्रीज बहुत लोग पार कर जाते हैं, एंड चांसेस आर हाई कि वो मेरे कंपेटिटर के पास जाके बता सकता है कि भाई पारितोष जी ने एक्स प्राइस पे बिड किया है, आप सर X-1 कर दीजिए, राइट? तो उससे एटलीस्ट मुझे ज्यादा बड़ा धक्का लगेगा, बिकॉज बिल्कुल। आई वुड सडनली बी एट अ मेजर लॉस। हम्म, तो उससे ज्यादा अच्छा तो ये है कि मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाऊं, उसके साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं और बोलूं हम्म, कि ऑफ कोर्स इन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट आप मेरी डिटेल्स किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम्म, हम्म, राइट? सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो मेरे पास ना हमारी ईबीएफ कम्युनिटी से इनफैक्ट एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। आई रीड दैट क्वेश्चन टू यू। The question says that how a diploma or a BTech in civil, electrical, mechanical, any of these fields, how can that person become contractor and start to participate in central government tenders or let's say Delhi PWD tenders? तो मैं हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ कि कोई डिप्लोमा हो या बीटेक हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, वो इंसान दिल्ली पीडब्ल्यूडी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर्स पर कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे उनका कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। सर बहुत बढ़िया। मैं तो वेट कर रहा था इसके बारे में कि ये आप हमसे पूछें। सर देखिए देखिए, क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भाषण दिया था कि यही समय है, सही समय है। आपको याद होगा। बिल्कुल। तो मैं उनके कहने का मतलब है कि जो भी इंजीनियर्स हैं, जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ आसानी से काम कर सकें, इसके लिए उन्होंने अपने वर्क मैनुअल्स में काफी चेंजेस लाए हैं। और उनका एक इनलिस्टमेंट प्रोसेस होता है, जिससे कि वो उनके इनलिस्टमेंट में डायरेक्टरी में उन्हें आ जाएं। वो आने के बाद गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो उनका एनलिस्टमेंट प्रोसेस में उनके जो जिन कॉलेजेस से पास आउट हैं, वो उनके सर्टिफिकेट के आधार पर उनका एनलिस्टमेंट होता है एज ए इंडिविजुअल। फिर वो 5 साल के बाद अपना कोई अलग ब्रांड नेम बना करके अपना नया कंपनी बना सकते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल उनको एनलिस्ट करना होता है क्लास 5 एंड क्लास 4, ये 2 कैटेगरी होती है जिनमें वो एनलिस्ट करा सकते हैं। उसके बाद तो आगे क्लास बढ़ता जाता है, क्लास 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके। तो अगर वो एनलिस्ट कराते हैं तो फायदा ये होता है कि उनका रास्ता खुल जाता है गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। चाहे आपने बताया दिल्ली पीडब्ल्यूडी हो या सीपीडब्ल्यूडी, तो उनका एनलिस्टमेंट करती ही है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में उनका एनलिस्टमेंट होने का फायदा ये होता है कि जो भी टेंडर्स हैं, स्पेशली सेंटर के, उनमें वो बिड कर सकते हैं। रेलवे रेलवे के टेंडर में भी बिड कर सकते हैं। और एस्टिमेटेड कॉस्ट वैल्यू अप टू 1.3 करोड़ क्लास 4 की जो कैटेगरी है, उसमें 1.3 करोड़ के टेंडर्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनके लिए एक बहुत अच्छा मैंने क्या बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया कि आप एनलिस्ट कराइए और बिड में पार्टिसिपेट कीजिए। और आप में ऐसा है, इंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है,
तो आप उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, जब आप वर्ड यूज करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप कह रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं एनलिस्ट हो गया, मैं कॉलेज से पास आउट हूँ, एक अच्छा इंजीनियर हूँ, सिविल हूँ, मैकेनिकल हूँ, इलेक्ट्रिकल हूँ, जो भी हो, और मान लीजिए मैं एनलिस्ट हो जाता हूँ सीपीडब्ल्यूडी के साथ, तो एज एन इंडिविजुअल भी मैं लेट्स से किसी टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मुझे अपनी कुछ पहले कोई कंपनी बनानी होगी, कोई एंटिटी नो बनानी नो, होगी, एंड देन ओनली? नहीं, बाय नेम जो सर्टिफिकेट पे आपका नाम है, उस सर्टिफिकेट पे, उस सर्टिफिकेट के नाम से ही, जैसे मान मान लीजिए मेरा नाम रवि है, रवि रवि ठाकुर, तो रवि ठाकुर के नाम से मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, और एक पर्टिकुलरली वो मेरी कंपनी होगी, बाय नेम, अच्छा, बाय एज ए, नेम, ओके। बाय ओके। नेम एज ए इंडिविजुअल, और मैं टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ये तो हो गया इंजीनियर्स के लिए। और एक हम्म। बड़ा ही अच्छा ये है, मौका है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी, कि जो कॉन्ट्रैक्टर सीपीडब्ल्यूडी में लिस्टेड नहीं है, और हम्म। वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, या पीएसयू में काम करते हैं, या ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी में क्या होता है, आप लिस्ट कराते हैं अपना, अपनी कंपनी को एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो आपका रास्ता खुल जाता है अदर सेंट्रल के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो करेक्ट। इंजीनियर्स के लिए मैंने बताया, और ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी अपना इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं अपनी, इंटरेस्टिंग। और उसमें उसमें क्राइटेरिया होता है, उनका फाइनेंशियल साउंडनेस देखा जाता है, उनमें वर्क वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है। फिर पर इंजीनियर्स वाले में क्या फायदा है, कि सिर्फ उनका सर्टिफिकेट रहेगा, कुछ डिक्लेरेशन होते हैं, और उनके पोर्टल्स पर उनको अप्लाई करना होता है, और जिस इनलिस्टमेंट अथॉरिटी के अंदर उनका पड़ेगा, जिस रीजन में, ऑटोमेटिकली उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू उस इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास उनका एप्लीकेशन चला जाएगा, एंड दे विल वेरीफाई ऑल द थिंग्स एंड प्रोवाइड यू द इन्वेस्टमेंट। अरे वाह, ये दिस इज इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट इसके कारण जो हजारों हजारों इतने सारे इंजीनियर्स हैं, और जब हम कहते हैं कि भारत देश में आज इतने हजारों इंजीनियर्स हर साल निकलते जी हैं कॉलेज से बाहर, नौकरियां नहीं लग रही, आई जी थिंक जी दिस जी इज जी। दिस फैंटास्टिक, क्योंकि एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पुश दिया जा रहा है, राइट? देयर इज मैसिव इंफ्रा पुश हैपनिंग। तो करंट इंजीनियर्स एक्चुअली एनलिस्ट करके इन सारे पोर्टल्स में, एंड आई विश कि आपकी ये वीडियो और आपका स्पेसिफिकली दिस पार्ट ऑफ द वीडियो बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखें। और इसी से अब जुड़ा मेरा एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट ये है कि आज हजारों 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 लाखों इनफैक्ट स्टूडेंट्स हैं हु आर गोइंग थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सारी डिग्रीज ले रहे हैं, एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, लेट्स से अर्ली स्टेज जो परचेज मैनेजर्स होते हैं, राइट? जो बहुत अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर है, आप ऑलमोस्ट फ्रेशर टाइप समझ लीजिए। इन लोगों की अगर ट्रेनिंग करी जाए, ऐसा मैं सिर्फ, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, राइट, अगर इन लोगों की ट्रेनिंग करी जाए सही समय पे, तो जो जो बेकारी है लेट्स से देश में, सो टू से बेकारी इन द सेंस दैट जो जो लोग बहुत टाइम बाद जाके नौकरी पा रहे हैं, वो शायद जल्दी पा लेंगे। डू यू थिंक ऐसा कोई तरीका है, या आप ट्रेन कर पाते हो? डू यू टेक ऑनलाइन क्लासेस? आई डोंट नो हाउ, इज देयर अ वे टू मेक दिस हैपन? सर, जो आपने सर क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि अगर जानकारी रहेगा, तो सबसे पहले तो, अगर वो कॉलेज से पास आउट होते हैं, उनके पास, किसी के पास अगर जॉब के लिए जाते हैं, तो एज ए बिड मैनेजर या मार्केटिंग टीम में भी उनको रखा जाता है, तो उनके पास टेंडरिंग का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली अगर सरकार से डीलिंग करते हैं तो अगर ई टेंडरिंग की ट्रेनिंग उनके पास है, तो उनके रिज्यूमे में क्या होता है कि एक वेट कर सकते हैं, कि हो जाता है कि दे हैव नॉलेज ऑफ अबाउट ई टेंडरिंग, तो उनको गवर्नमेंट के साथ अपना व्यापार करने में, या उनकी कंपनी कंपनी में वो काम करते हैं, प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि उनको पहले से ही नॉलेज है कि टेंडरिंग क्या है। मैंने मैंने ये एनालाइज किया है कि अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, और उनको मार्केटिंग टीम में रखा जाता है, प्रोजेक्ट टीम में रखा जाता है, सरकार से कैसे डील करना है थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस उनको नहीं पता होता है, तो वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं। या जो और कॉलेज से पास आउट हैं, जो जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपना एक फर्म अपने बाय नेम एज ए इंडिविजुअल लिस्ट करा करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो बड़े बड़े, अगर उनके पास
टेंडर में पार्टिसिपेट, अमाउंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर उतनी चीजें अवेलेबल नहीं है तो छोटे छोटे टेंडर में पार्टिसिपेट करें। एस्टिमेटेड वैल्यू 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ऐसे करके। तो ये क्या होगा, उनको एक स्टेप मिलेगा और उस स्टेप से वो अपने धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज वो करें, और साथ में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है। इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद उनका भी एक ई टेंडरिंग पोर्टल होता है। ई टेंडरिंग उनका भी उनका भी ई टेंडरिंग पोर्टल है। ई टेंडरिंग पोर्टल पर भी उनको अपना लिस्ट कराना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर के साथ मैपिंग करना पड़ेगा। देन दे विल बी अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन द बिड। इंटरेस्टिंग। तो बट फिर भी मेरा एक और एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा एक इंसान ट्रेनिंग देने कहाँ जाए? क्या आप ट्रेनिंग देते हो, कोई और देता है, मतलब कहाँ जाए भाई? क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकली मिल रही होती स्कूल्स और कॉलेजेस में, स्कूल्स तो चलिए छोड़िए, बट कॉलेजेस में, तो तो ऑटोमेटिकली भाई वो इंसान ट्रेन होके आता, तो कहाँ जाए? क्या आप ट्रेनिंग सेशंस लेते हो, या फिर आप एक बात तो मुझे समझ आ गई कि कंपनीज आपको हायर करती है मान लीजिए ट्रेन करने के लिए, या कोई कॉलेजेस आपको, हाउ डज इट वर्क? वो कहाँ जाए इंसान ट्रेनिंग लेने के लिए? सर मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि जो जिनके पोर्टल्स हैं, वो पोर्टल्स के ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, पर वो इतना इनफ नहीं है। तो अगर उनको नॉलेज चाहिए तो वो ट्रेन हमसे कर सकते हैं। मेरे पास 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्या है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था फ्रॉम 2010, और उस कंपनी ने जो सेंट्रल के टेंडर्स हैं, स्टेट के टेंडर्स हैं, पीएसयू के टेंडर्स हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली वे में इम्प्लीमेंट किया। और उसके साथ ही साथ वो मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आज 5 साल से, 5 इयर्स हो गए। और तो उनको अगर ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है और अपना स्किल ब्रशअप करना चाहते हैं प्रोक्योरमेंट में, ई प्रोक्योरमेंट में, तो हमसे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। और एक ऐप है मेरा, उस ऐप से भी वो अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये गॉट इट। और वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ई टेंडर कंसल्टेंट ऐप से, ऐप के हिसाब से उनका नाम है ई टेंडर कंसल्टेंट। आप अपनी ऐप का लिंक भी दे दीजिएगा, सो व्हाट आई विल डू इज, ताकि लोगों का जेन्युइनली भला हो पाए, आप जस्ट सेंड मी द लिंक टू योर ऐप, एंड हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक भी दे देंगे, सच दैट पीपल हु जेन्युइनली वांट टू लर्न, राइट? ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, न जाने किसका भला हो। भाई कोई आपसे सीखकर अगर अपने करियर में आगे बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? यस। और अगर आप ही के सिखाए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अमेजिंग प्रोफेशनल्स आज मार्केट में होंगे, दे विल ओनली लीड टू ग्रोथ ऑफ कंपनीज एंड भारत, यस सर, यस right? सर। Ab, I'm coming towards the end of this entire सर lecture एक and चीज सर session. एक चीज मैं एक चीज और मैं जी बताना बताइए चाहूंगा। प्लीज। मैं ये देख रहा हूँ कि खासकर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो इंजीनियर्स न्यू ज्वाइनर होते हैं, उनको हम्म। भी सर ई टेंडरिंग के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है। उनके उनके कुछ ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, लेकिन जब वो लाइव साइट पे जब जाते हैं तो हम्म। वहां पर क्या होता है कि आप बिड शीट कैसे बनाएंगे, बिड शीट में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं या अनप्रोटेक्टेड होती हैं, कैसे उनको रन कराया जाता है, कंपाइल कराया जाता है। अगर कंपाइलेशन शीट का नहीं होगा तो बिड अपलोड ही नहीं होगा। तो वो भी जो जूनियर इंजीनियर्स हैं या असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमसे वो ज्ञान मतलब नॉलेज ले सकते हैं, और ट्रेनिंग करेक्ट। मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। अरे वाह, फैंटास्टिक। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी एक्टिवली काम कर रहे हैं, इनफैक्ट चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या प्राइवेट कंपनीज के साथ, आप प्लीज रीच आउट कीजिए रवि ठाकुर सर को। आई थिंक ही कुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू। अल्टीमेटली आप लोगों का करियर आगे बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ोगे दोस्त, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द एंड, और मैं समरी में सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं आपसे रवि सर, और वो ये है दैट आपको 11 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, राइट? एंड 11 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब पूरा एक डेकेड से ज्यादा, राइट? और अब मतलब आप उस जमाने से काम करते आ रहे हो जब सब पेपर पे होता था, और अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, राइट? ई ई हो गया है अब सब कुछ, राइट? आपको अब आगे जाते हुए क्या दिख रहा है? सो क्या ये प्रोसेस और आसान होने वाला है, या क्या ये प्रोसेस और ज्यादा
क्योंकि टेक्नोलॉजी तो चेंज होती जाएगी, नई नई चीजें आती जाएंगी, राइट, Yes, नए नए ब्राउजर प्रोसेसेस, नई वेबसाइट्स। और एक चीज जो आपसे सुनकर मैं बहुत पजल हो गया वो ये कि कितनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, धीरे धीरे जेम पोर्टल पे जा रही है, बट समय लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात में ही सडनली सब कुछ एकदम ही जेम पोर्टल पे पहुंच जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो आपको क्या दिख रहा है एज अ कंसल्टेंट, एज अ लीडर इन दिस डोमेन, कि अ, क्या मेरे लिए एज एज एन इंडिविजुअल एक करियर अपॉर्चुनिटी है कि मैं ई टेंडरिंग के बारे में सीखना शुरू करूं? क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पूरे भारत देश में, फ्रीलांसर्स, जो आपका ये सेशन देखेंगे, एंड हो सकता है वो इसको एज अ करियर लेना चाहें। तो इज देयर अ करियर अपॉर्चुनिटी हियर? क्योंकि आपने अपना करियर खुद बनाया है भाई, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद आप अब खुद एक लीडर कंसल्टिंग पर्सन हो, राइट? तो जब आपने अपना करियर बनाया, हो सकता है और लोग बना पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, इट्स ऑल कोलैबोरेशन। लेकिन क्या जेन्युइनली आपको लगता है कि इसमें इसमें वो स्कोप है दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन बिल्ड देयर करियर इनटू इट? सर स्कोप की बात करें तो इसमें स्कोप सर काफी है, क्योंकि क्योंकि कोई भी प्रोप्राइटर हो या कोई भी मतलब कि कंपनी का जो सर्वे सर्वा होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका काम कोई करके दे। तो हम्म। वो खुद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके पास इतनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू दिस मैटर। करेक्ट। उनको उनको चाहिए कि जस्ट वो अपना रेट एनालाइज करें एंड रेट बता दें, उनका बंदा कोई बिड कर दे। राइट। तो छोटे छोटे टेंडर्स में उतनी मतलब कि क्या बोलते हैं, टेंशन्स नहीं होती हैं जितनी बड़े टेंडर्स में होती है। तो छोटे छोटे टेंडर्स के लिए जो जो बंदे सीखना चाहते हैं कि वो ई टेंडरिंग का काम सीख लें, और उनके इलाके में ही बहुत सारे बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो भी ये इस चीज को एज ए करियर वो बना सकते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्टिंग। जैसे मेरे ट्रेनिंग सेशंस के दौरान 2000 अगर 12 से मैं लूं, तो बहुत सारे बंदों ने, दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड, लेकिन हम्म। ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है, और वो ट्रेनिंग के दौरान वो उन्होंने सीखा है और वो अच्छा पैसा बना रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे, मैं जानता हूँ। तो जी। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए काफी बढ़िया मौका है। और मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जहां पे कि उनके आसपास ऐसे बिजनेस ओनर्स हों जो गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई कर रहे हैं, जी 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 जी। राइट? क्योंकि आपके पास फिर एटलीस्ट डिमांड होगी और आप सप्लाई क्रिएट कर सकते हो, तो डिमांड और सप्लाई जब मिलती है तो बिजनेस यस क्रिएट हो जाता है। यस यस सर, यस सर। Right. Got it. Fantastic. Great. So on that note, I सर wish and I सर hope. जी बताइए। सर, मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा इसके अलावा। सर आपने आपने जानना चाहा इसके में फ्यूचर क्या देख रहे हैं। जी। सर एक सबसे मैंने मतलब कि क्या बताऊं, एक ऐसा टाइम चल रहा है कि अभी गवर्नमेंट ई टेंडरिंग इम्प्लीमेंट कर रही है पूरे रैपिड स्पीड से। सारी जगहों पर छोटे छोटे अमाउंट के टेंडर्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सभी चीजों से वही उनको अछूती है, उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हम्म। वो कैसे अपने जो बिग कंपनीज हैं अपने प्रोक्योरमेंट टीम में कंपटीशन लाए, तो वो भी ई टेंडरिंग इंप्लीमेंट करवा सकती हैं, आइदर थ्रू ई ऑक्शंस, रिवर्स ऑक्शन, फॉरवर्ड ऑक्शंस। तो उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। और अभी कुछ वेबसाइट वो टेस्टिंग मोड में है, या कुछ कुछ प्रेजेंटेशन मैंने दिए भी हुए हैं, बिग नेम्स हैं। तो अगर वैसे भी लोग हैं जो अप्रोच करना चाहते हैं कि मैं उनको उनके प्रोक्योरमेंट टीम को मैं स्मूथ कर दूं, डिजिटाइज कर दूं, तो भी हमसे प्रेजेंटेशन लेकर के, हमारा अगर प्रोडक्ट उनको अच्छा लगे, देन दे कैन स्टार्ट विद अस। Fantastic. Great. So on that note, आपकी सारी डिटेल्स वी विल शेयर विद दिस वीडियो, दैट जेन्युइनली भला हो। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट है आपके साथ ये सेशन करने का, दैट एक तो आपकी जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे, एंड सेकंड इज कि लोग सिंसियरली आपके साथ कोलैबोरेट करें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब इंसान नेटवर्क करता है, कोलैबोरेट करता है, तभी इंसान आगे बढ़ता है। दैट्स जस्ट द वे इट वर्क्स। On that note, thank you so very much, Ravi sir, for sharing your time with us. I know आपके लिए बहुत valuable time है because you've got so many customers to take care of. But being an EBF member, I think you've delivered great value to all the EBF members, as well as thankful हूं मैं आपके लिए, क्योंकि आपने खुद बोला कि
ये सेशन सबके लिए ओपन कर दो, नॉट जस्ट फॉर ईबीएफ मेंबर्स बट एक्चुअली डू इट फॉर एवरीबडी सच दैट सभी का भला हो जाए. व्हाई नॉट डू दैट? सो आई एम थैंकफुल फॉर टू यू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जनरली से कि नहीं, मेरी नॉलेज को हम छुपा के रखते हैं थोड़ा. So this is fantastic. On that note, I would love for all of you to write in comments. आप अपने comments भेजिए, questions भेजिए रवि सर के लिए. रवि सर will answer all of those questions. और अपने phone numbers डालिए comments में. If you want to connect with Ravi sir, he'll connect with you. That's for sure. On that note, thank you so much for watching this entire episode and this entire lecture. To all the EBF members, all the Emerging Business Forum members, I wish you all the luck and the very best. And of course, आगे आने वाले EBF बहुत सारे lectures आपको मिलेंगे, which will only drive you forward and which will only help you progress more in your business. EBF का ये जो नेटवर्क है, ये हमने बनाया है केवल इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स के लिए, द EBF फोरम. ये फोरम आज भारत से शुरू हुआ है, बट इट विल बी अ ग्लोबल फोरम. तो अगर आप एक इमर्जिंग बिजनेस ओनर हैं, रवि सर की तरह, मेरी तरह, मैं भी एक इमर्जिंग बिजनेस ओनर हूं, अगर आप एक EBF हैं और नेटवर्क करके अच्छे बिजनेस ओनर्स के साथ नेटवर्क करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कम ज्वाइन द EBF विच इज द इमर्जिंग बिजनेस फोरम. ये एक नेटवर्क है जहां पे आपके जैसे और बहुत सारे इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स हैं जो आपस में नेटवर्क कर रहे हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं. हमारे ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं दिल्ली में और भी बाकी बहुत सारी जगहों पे पूरे भारत देश में. एंड स्लोली एंड स्टेडली ऑफ कोर्स वी विल गो आउटसाइड ऑफ भारत एज वेल, सच दैट आप लोगों को एक ग्लोबल नेटवर्क मिल पाए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर. एंड अगर आप चाहते हैं रवि सर दोबारा आए, प्लीज लेट मी नो. I will request Ravi sir to record more of his lectures and probably share with the entire EBF network. Ravi sir, thank you so much for your time and I wish you all the very best. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, और मैं धन्य हो गया आपके साथ ज्वाइन करके, और मैंने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी और मैं सीखता ही रहूंगा सर. और आप जिस मोटो से काम कर रहे हैं, आपको भगवान बहुत आगे तक बढ़ाए. और इसके बाद और मेरे पास नहीं है सर. बहुत बहुत धन्यवाद. इतने आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, बिकॉज मैं सिंसियरली चाहता हूं कि देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, जो बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी वेल प्लग्ड हैं, उनके लिए ना हर चीज खुली है, उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं. लेकिन हमारे जैसे जो उभरते बिजनेस ओनर्स हैं, जो इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए ना जिंदगी बहुत मुश्किल होती है. एंड आई टेल यू क्यों मुश्किल होती है. आपने अब ऐसा बोला तो मैं जाते जाते ये एंड करूं. वो मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम सब ना अकेले हैं. रवि कहीं सिलीगुड़ी में, आप सिलीगुड़ी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, आप अपनी फाइट कर रहे हैं. पारितोष यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, मैं अपनी फाइट कर रहा हूँ. अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक कॉल हुई ग्वालियर के एक बिजनेस ओनर के साथ, वो ग्वालियर में बैठ के अपनी फाइट कर रहे हैं. अब मैंने उनको इनफैक्ट बोला, वो ग्वालियर के जो बिजनेस ओनर थे, आई सेड मैं अभी आपको कोलकाता के एक बिजनेस ओनर से कनेक्ट करने वाला हूँ. मेरे दोस्त हैं कोलकाता में, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, मैसिव, करीब 850-900 लोगों की कंपनी चलाते हैं वहां पे, टेक्नोलॉजी कंपनी. आई सेड मैं आपको उनसे कनेक्ट करूंगा. अब हो क्या रहा है कि जब तक हम आपस में कनेक्ट नहीं होंगे ना, जब तक हम आपस में जुड़ेंगे नहीं और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारी ताकत सामने नहीं आएगी. वो कहते हैं ना कि ये 5 अलग अलग उंगलियां हैं, लेकिन जब जोड़ दो तो मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी में ताकत होती है. लेकिन हम छोटे या उभरते बिजनेस ओनर्स, जिनको मैं इमर्जिंग बिजनेस ओनर्स कहता हूं, हम सारे अलग अलग हैं. इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है EBF, ताकि सब साथ आए, सब अपने अपने बिजनेस के बारे में बताएं, और जेन्युइनली एक नेटवर्क क्रिएट हो, एक ऐसा नेटवर्क जहां पे हम एक दूसरे को और कनेक्शंस देते जा रहे हैं. मैं आज आपके बिजनेस के बारे में जान गया हूं, मैं 10 जगह पे बात करूंगा. आप किसी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, आप उसके बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज हाउ बिजनेसेस विल ग्रो. ये उभरते बिजनेस ओनर्स जो है, इमर्जिंग जो आज है, वो कल के लार्ज बिजनेस बनेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हेन भारत विल ग्रो, दैट्स व्हेन द कंट्री विल ग्रो. एंड आपका बहुत धन्यवाद इनफैक्ट, कि आपने इतना खुल के अपना नॉलेज को शेयर किया. बहुत लोग नहीं करते, लेकिन आपने किया. और ये वो कंट्रीब्यूशन है, ये वो सेवा है इस देश को आगे बढ़ाने में. लग रहा होगा कि एक बेसिक छोटा सा ऑनलाइन सेशन है, नहीं, यही वो सेवा है. जब आप शिक्षा का दान किसी को देते हो ना, आई थिंक दैट्स व्हेन आपकी तरफ से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए. शिक्षा सबसे सबसे बड़ी ताकत है. सो थैंक्स सो मच, और आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद. आई होप एंड आई विश कि आपका बिजनेस बढ़े. और मैं चाहता हूं सभी लोग जो ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट रवि सर,
इनसे ट्रेनिंग्स लीजिए, आप इनको इनकी कंसल्टिंग लीजिए, इनकी एक्सपर्टीज को लीजिए। भाई जिसके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको कितना तेजी से आगे बढ़ा सकता है आपके ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन प्रोसेस में, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज कनेक्ट विद रवि सर। ये आगे बढ़ेंगे, इनका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप सभी आगे बढ़ेंगे, भारत ऑफ कोर्स विल ग्रो। Thank you so much for watching this EBF lecture. I will now meet you in the next lecture. Ravi sir, thank you so much. Jai Hind. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।